हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर फोर्थ क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कॉर्नर पे रखा एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है अपनी ही यूनिट सेल में 1/8। ये आपको बेटा ध्यान रखना, ये सारे के सारे रिजल्ट्स, सारे के सारे डेटा आपको याद होने चाहिए, ताकि क्या हो कि जब एग्जाम में ये सवाल आए तो आपको करने की जरूरत ना पड़े, मतलब आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज का क्या करवाऊंगा, डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन याद होगा तो क्या होगा, थोड़ी सी चीजें जल्दी होती है और सिंपल फैक्चुअल बेस्ड सवाल सॉलिड स्टेट में बहुत इजी पूछे जाते हैं। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। कॉर्नर पे रखा एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। एज सेंटर पे रखे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। फेस सेंटर पे रखे एटम का कितना होता है 1/2। बॉडी सेंटर पे तो एक सिंगल एटम होता है, ठीक है। और ये भी हमने बताया था कि आपको टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं। तो बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पर कितने होंगे 1/8 इंटू 8 इज 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर पर कितने होंगे 3। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एज सेंटर पर कितने होंगे 3। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर पे कितने होंगे 1, क्योंकि बॉडी सेंटर पे कोई एटम शेयर करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें देखी थी और अब हम यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे करना। तो श्री गणेश करते हैं न्यूमेरिकल्स का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधे डायरेक्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपाउंड ऑफ एटम एम एंड एक्स। तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। पहली चीज रूल याद रखिएगा। और दूसरी चीज क्या होती है कि जितना आप क्वेश्चंस में जो गिवन है उसको डायग्रामेटिकली जितना बनाओगे, जितना ज्यादा आप डायग्राम बना के उससे विजुअलाइज करोगे, उतना चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मन ही मन सोचते रहोगे कि अच्छा यहाँ से ये गई लाइन, यहाँ से ये एटम गया, यहाँ से वो एटम गया, तो फिर तो वो चीज आपको गड़बड़ करेगी ही करेगी, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंड ऑफ एटम एम और एक्स है। एम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे ऑफ अ बीसी। अच्छा ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, बीसीसी यूनिट सेल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और ये देख लीजिए बेटा, ये आपका दिसंबर 2013 में पूछा गया सवाल है आपसे। तो कंपाउंड ऑफ एटम एम और एक्स है। एम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा का वैसा हम कर रहे हैं। एम कहाँ है, कॉर्नर पे। और आपको पता है कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी मैंने रिवाइज भी करा लिया। और कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर। और बॉडी सेंटर पे भी टोटल एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव एटम की बात हो रही है, जेड इफेक्टिव की बात हो रही है 1। तो टोटल एम के एटम कितने हैं 2। और वाई कहाँ प्रेजेंट है आपका, सॉरी एम है ना, सॉरी वाई नहीं, एक्स। एक्स कहाँ प्रेजेंट है आपका, फेस सेंटर पे। तो कितने एटम्स होते हैं फेस सेंटर पे, टोटल 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस सेंटर के एटम का 1/2। तो इफेक्टिव एटम फेस सेंटर पे कितने होते हैं 3। ये सारे के सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एम है 2 और एक्स है 3। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा M2x3 आंसर, ठीक है। सिंपल था ये सवाल, है ना। तो एक दो सवाल मैं आपको करवा दूंगा पूरा, फिर आप थोड़ा सा खुद एफर्ट्स लीजिए करने के लिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब देखिए दूसरा, कंपाउंड फाउंड बाय एक्स एंड वाई। अब एक कंपाउंड जो एक्स और वाई से मिलकर बना है। कंपाउंड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर एक्स एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। कॉर्नर पे तो कितने एटम्स होंगे बेटा कॉर्नर पे 1। वाई एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। तो वाई एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पर। तो फेस सेंटर के इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं 3। अभी बोल रहा है इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सिंगल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो पहले तो ये बताओ जब हमने ये कंडीशन नहीं रखी थी तो फॉर्मूला क्या था। तो विदाउट एनी कंडीशन x 1 है और y 3 है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा xy 3। अब क्या बोल रहा है बेटा, अब ये बोल रहा है कि अगर एक ऐसी एक्सिस पास करें जो इसके सेंटर से पास हो। तो आप मान लीजिए ये एक आपका क्यूब है, तो एक ऐसी एक्सिस जो हम सेंटर से पास करेंगे, तो देखिए कैसी एक्सिस होगी। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये एक क्यूब है आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक। अब बताइए मैं कौन सी एक्सिस पास करूं जो इसके बिल्कुल सेंटर से पास होगी। तो आप कोई सी भी एक्सिस मान लो। तो बेटा अगर मैं ये वाली एक ऐसी एक्सिस पास करूं जो बिल्कुल इसके कहां से पास हो, सेंटर से, तो बताओ ये वाली एक्सिस कौन कौन से एटम कंटेन करेगी। क्या इस एक्सिस के अलावा कोई कॉर्नर का एटम जाएगा, नहीं। तो एक्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन से एटम को कंटेन कर लेगी बेटा, ये आपके फेस सेंटर वाले एटम्स को। तो ये फेस सेंटर पे रखे 2 एटम चले जाएंगे। अच्छा बहुत से बच्चे ना यहीं पर है ना निपट जाते हैं, क्यों, वो बोलते हैं भाई वाई के टोटल एटम कितने हैं 3 और फेस सेंटर के कितने एटम चले गए 2, तो बचे कितने 1, और फॉर्मूला बोल देंगे एक्स वाई और लेके आ जाएंगे -1।
ये नहीं है ना, क्योंकि क्या ये फेस सेंटर पे कंप्लीट एक एटम है? नहीं, मैंने कहा था ना अपनी यूनिट सेल में फेस सेंटर पे रखे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो बेसिकली ये पूरा एटम तो है ही नहीं, ये आधा एटम है इफेक्टिवली, ये भी आधा एटम है। तो 2 एटम गए तो इफेक्टिवली कितना एटम गया, एक ही एटम गया। तो इसका मतलब पहले एक्स वाई कितने थे, 3, एक चला गया, बचे कितने, 2। तो न्यू फार्मूला विल बिकम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, XY2। समझ में आया? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट, कंपाउंड एक्स और वाई, एक्स कॉर्नर पे है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्टली लिख दूँ तो 1, और ये भी लिख दिया करो कहाँ कहाँ है, क्योंकि अब कहाँ से निकालना है कहाँ से क्या, तो वो हमें देखना पड़ेगा। 2 Y एटम्स आर प्रेजेंटेड ईच बॉडी डायगोनल, तो वेरी गुड। तो Y एटम कहाँ प्रेजेंटेड, 2 एट ईच बॉडी डायगोनल। तो बेटा आपको मैंने बताया था एक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, कॉर्नर टू कॉर्नर टच करता है, एक कॉर्नर से अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, तो ऐसे कितने होते हैं, 4, और हर डायगोनल में 2 हैं, तो कितने होते हैं, 4। तो टोटल वाई के कितने आइटम हो जाएंगे बेटा, सिंपल सा आंसर है 8। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका, XY, ठीक है। तो इसका जो है पहला पार्ट है विदाउट रिमूविंग एटम, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, XY8। अब क्या बोल रहा है, इफ एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल्स आर रिमूव्ड, एक बॉडी डायगोनल के अलग कितने एटम थे, 2 ही थे, तो दोनों एटम निकाल दिया आपने। तो बेसिकली बॉडी डायगोनल के अलग जो एटम होगा वो तो किसी के साथ शेयर करेगा नहीं, तो टोटल 8 थे, 2 निकाल दिए, तो बचे कितने, 6। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, XY6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इजी इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। कंपाउंड XY, एक्स आर एट कॉर्नर, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं हम वैसे वैसे लिखेंगे, जितनी बार बोल रहे हैं उतनी बार लिखेंगे ना, स्किप करने की कोशिश मत करना, गलती हो जाएगी। Y एटम कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, तो कितने होंगे फेस सेंटर पे, 3। अब क्या बोल रहा है, 1x एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, तो ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो आपने एक बोला था कि ये क्या बोला था, इफेक्टिव एटम, तो बेसिकली एक एटम नहीं होता, टोटल कॉर्नर पे कितने होते हैं, 8, लेकिन ये एक कैसे आता है ये आपको पता है, क्योंकि एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो कॉर्नर पे इफेक्टिव एटम होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है, और ऐसे 8 एटम होते हैं कॉर्नर पे, तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो इंटू 8 कर देते हैं तो 1 आ जाता है। अब लेकिन ये तो बोल रहा है कि एक कॉर्नर पे एटम मिसिंग है, तो पूरा एक एटम तो हो ही नहीं सकता। तो अब ये बताओ कि अगर एक कॉर्नर से एटम मिसिंग है तो इफेक्टिवली कितने पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे, 7, और हर कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x कितने हो जाएंगे, 7/8, ठीक है। y पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3। अब बचपन में आप अब इसको देखो, ऐसे तो बोलोगे नहीं, x 7/8 y 3, बचपन में आपने क्रिस क्रॉस वैलेंसी वाला मेथड सुना होगा, है ना। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 24। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, XY y 24, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, if all the atoms are removed from one of the face of the cube containing x atom at the corner, मतलब अगर देखो सबसे पहले क्या बोला, सारे एटम को रिमूव कर दें, कहाँ से, फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इंक्लूडिंग कॉर्नर्स, तो क्या क्या जाएंगे। तो देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ, ये क्यूब है, तो एक फेस में अगर यहाँ पे इसका लूँ, ये एक फेस है, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको शेड भी कर दिया आपके लिए। इस फेस के अलोंग सारे एटम को हटाते हैं, तो बेटा बताओ कौन कौन से एटम चले जाएंगे, तो कॉर्नर के तो बेटा 4 चले ही जाएंगे, और कॉर्नर पे कौन था आपका, x, तो x में पहले ही एक एटम मिसिंग था, कितने थे कॉर्नर पे, 7, 4 ये चले गए, तो कितने बचे, 3। भाई 7 तो थे, एक तो पहले से ही मिसिंग था, 7 बचे। अब इनमें से 4 और चले गए इस प्लेन के अलोंग, अगर हम देखें तो लिखा है ना, इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, तो इसके 4 एटम चले गए, तो 7 में से 4 और चले गए, तो अब बचे कितने बेटा बताइए, 3। और एक एटम का कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो 3 का कितना होगा, 3/8, तो x तो हो गया 3/8। अब कौन कौन से गया होगा बेटा, तो एक बेटा आपका गया होगा फेस सेंटर पे रखा है एक एटम, ये भी तो गया होगा, तो फेस सेंटर पे कौन था, y, तो बेसिकली कितना एटम है, 1/2, तो आधा एटम ये गया, तो 3 थे, आधा चला गया, कितने बचे, 2.5, 2.5 मतलब 5/2,
अब बेटा क्रिस क्रॉस कर लो इसको, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा x 6 y 40। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो लिखते हैं। तो x अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 20 जा 40। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका x 3y 20। क्लियर, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम बना के करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए कंपाउंड एक्स वाई, कंपाउंड एक्स वाई, एक्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो फिर से हम वही काम करेंगे, हम पहले जो डेटा दिया है वो लिख लेंगे। एक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पे, तो 1 होगा। और कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, तो कितने होंगे 3। अब ये आपको याद हो जाने चाहिए अब तक की। तो टोटल कितने होंगे एक्स के आइटम 4। और वाई कहाँ प्रेजेंट है, देखो जो दिया हुआ हो बस मैं उतना लिख रहा हूँ, बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर पे तो एक ही होगा। और कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एज सेंटर पे, तो एज सेंटर पे भी कितने होंगे 3, तो ये भी कितने होंगे 4। तो एक्चुअल फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा x4 y4। लेकिन ऐसा लिखते नहीं है हम, इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं x y, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं। देखिए क्लियर है ये। चलिए अब फॉर्मूला कैलकुलेशन करके बताना है, तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं x y, तो पहले का आंसर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। दूसरा बताओ, इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल। देखिए आप खुद विजुलाइज करो कि अगर हम सारे एटम्स बॉडी डायगोनल के अलोंग हटा दें, तो मान लेते हैं ये हमारा एक एटम है और ये एक एटम है, तो मुझे बताओ बच्चा कि बॉडी डायगोनल के कौन सा होता है, एक कॉर्नर से लेके डायगोनल या अपोजिट कॉर्नर। तो अगर इस लाइन के लॉन्ग, इस डायगोनल के लॉन्ग सारे एटम को हटा दें, तो पहले ये बताओ कौन कौन सा जाएगा। तो ये कॉर्नर पे रखा 1/8 एटम जाएगा, ये 1/8 एटम जाएगा। और कौन सा जाएगा, इस बॉडी सेंटर पे रखा कंप्लीट एक एटम चला जाएगा, और तो कोई नहीं जाएगा। ये लाइन जो हो रही है ये केवल 2 कॉर्नर के एटम और एक बॉडी सेंटर पे रखे एटम को तो लेके जा रही है, तो 2 कॉर्नर के चले गए, तो बेसिकली 1/8 और 1/8 कितने चले गए, 2 चले गए ना। तो कॉर्नर पे कौन है, x। अब 2 चले गए तो बच्चे ये पूछते हैं सर x है तो 1, 2 कैसे चले गए। तो ये तो इफेक्टिव है, एक्चुअली कितना गया है 1/8 और 1/8 यानी 1/4 गया है, मतलब 2 एटम गए, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो इफेक्टिवली कितने गए, 1/4 गया है। तो थे कितने 4, और कहाँ पर है फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर पे तो कोई गया नहीं है, तो टोटल थे 4, 1/4 चला गया, तो बचे कितने एक्स के 4 माइनस 1/4, डेट इज कितना आ गया 15/4। बोलो ठीक है। और कहाँ गया, पूरा एक बॉडी सेंटर का एटम चला गया, तो ये चला गया, तो 4 थे, एक बॉडी सेंटर का पूरा चला गया, तो बचे कितने 3, तो y कितने बचे 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, x 15/4 y 3, मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ से, तो कितना हो जाएगा x 15 y 12। लेकिन इसको हम और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3 से कट जाएगा ये, x 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, x 5 y 4, that would be your A at the corners and B at alternate face center। तो A अगर कॉर्नर पे है तो ये तो हम पहले ही लिख सकते हैं, कितने होंगे 1, B कितने होंगे। तो ये बड़ा एक मजेदार सवाल है बेटा, देखो क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये ऑफलाइन में पूछता हूँ ना तो बड़ा मजा आता है सवाल पूछने में, ऑफलाइन में सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है। क्यों, क्योंकि बेटा मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ इस को, तो आप अगर 12 साल में अगर आप देखोगे 2 सेशन इंटू यानी 24 सेशन ले चुका हूँ, हर बार हर सेशन में ये सवाल मैं पूछता ही पूछता हूँ, और आई एम डैम श्योर एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता जो इसका सही जवाब दिया हो, जिसने 24 सेशन मतलब 12 साल में एक बार भी किसी भी बैच के बच्चे ने इसका सही जवाब दिया ही नहीं। इवन मैं तो ऑफलाइन में खुला बोल देता हूँ कि जिस बच्चे ने भी इस सवाल का सही जवाब दिया, मेरी तरफ से उसे 10,000 का कैश प्राइज, मार्क माई वर्ड्स, सही में। और मैं ये आपको भी दे देता, पर क्या है कि भाई मुझे देख नहीं रहा, आप क्या इधर उधर से देख लो, नेट से सर्च कर लो, है ना, और आप बोलोगे कि भाई मेरे को भी 10,000 दो, तो भैया 10 लोग भी आ जाएंगे, तो मैं तो लुट जाऊंगा ऐसे करूंगा तो, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं, तो आप ईमानदारी बरतिए, आप करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ 99% स्टूडेंट
फेल टू आंसर दिस क्वेश्चन, वो नहीं दे पाएंगे। आपको लग ऐसे कैसे, हम भी दे पाएंगे। आप वीडियो यहीं पॉज करो, यही ऑनलाइन का फायदा है ना, वीडियो रोक के आप है ना उसको खुद सॉल्व कर सकते हो। लो 2-5 मिनट जितना टाइम लेना है आपको, सॉल्व करो और फिर आंसर देखना क्या होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को यहीं पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। आई एम डैम श्योर कि आपका आंसर गलत ही आएगा। 99% आपको ये एक बिरला ही होगा 100 या 1000 में से जो सही दे पा रहा होगा, बट मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए। किया ट्राई आपने? अब देखो, आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो मैं डैम श्योर हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का, 99% बच्चों का आंसर या तो A2B3 आया होगा और दूसरा AB आया होगा। तो सर आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता? हमारा तो यही आ रहा था, बेटा मुझे पता है ना। चलो कोशिश करते हैं करने की। देखो ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए तो एक ही एटम है। बी का कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ऑल्टरनेट फेस सेंटर। ये बता दो ऑल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब, अगर मेरे लेफ्ट वाले दीवार पे, फेस मतलब एक दीवार को मानते हैं, अगर हम मेरी लेफ्ट वाली, आपकी जो लेफ्ट हो आप उसको देखो। भाई मेरी लेफ्ट होगी तो आपकी राइट होगी ना यार। अगर आप मुझे ऐसे देख रहे हो तो जो मेरा लेफ्ट है वो आपका क्या होगा बेटा? राइट। तो आप अपने लेफ्ट को देखो। तो मेरे लेफ्ट पे जो दीवार का फेस सेंटर है, अगर वहां पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो बताओ इस फेस से लगा जो मेरे सामने की दीवार है उस पर पार्टिकल नहीं होगा। ऊपर जो छत पे है वो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फेस भी क्या है? ऑल्टरनेट है। और जो मेरे पीछे की दीवार है उसके फेस सेंटर पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी दो क्या है? ऑल्टरनेट है। अब कहाँ होगा? क्या मेरे राइट साइड वाली दीवार पे होगा? हाँ वहाँ होगा। क्यों? इस दीवार पे नहीं है, मतलब लेफ्ट वाले पे नहीं है, सॉरी लेफ्ट वाले पे है, मेरे सामने वाली दीवार पे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मेरे राइट वाली दीवार पे होगा। मेरे पीछे वाली दीवार पे नहीं है, ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा। क्यों? मेरी राइट वाली दीवार और नीचे वाला जो फ्लोर है वो ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट फेस है, तो उस पर भी नहीं होगा। तो पूरे यूनिट सेल में घूम आए, पार्टिकल मिला कहाँ? एक लेफ्ट वाली दीवार पे और एक राइट वाली दीवार पे। तो बेसिकली टोटल पार्टिकल कहाँ मिला? दो ही जगह तो मिले, एक लेफ्ट फेस सेंटर पे और एक राइट फेस सेंटर पे। तो एक्स ए तो आपका 1 है, बी कितने मिले? 2, लेकिन 2 आंसर नहीं है क्योंकि ये फेस सेंटर पे है। तो फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। आप बोलोगे आंसर कितना हो गया? B1। आंसर क्या बोल दोगे? A B। ये एक आंसर आया होगा, लेकिन बेटा ये भी गलत है। अब किसी ने दिमाग लगाया होगा, अच्छा ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे है, एक पे है दूसरे पे नहीं है, तो अगर एक फेस सेंटर पे होगा तो दूसरे पे नहीं होगा, दूसरे पे नहीं है तो तीसरे पे होगा। तो ऐसे कितने फेस हैं? 6। तो एक पे नहीं है, एक एक छोड़ के ही तो है। तो एक पे नहीं है और दूसरे पे है, तो बेसिकली कितने एटम होंगे? 3। ऐसा समझ में आया? ऑल्टरनेट एक पे है एक पे नहीं है, तीसरे पे होगा चौथे पे नहीं होगा, पांचवे पे होगा छठवें पे नहीं होगा। तो ऐसे ही कितने आपको एटम मिल जाएंगे इसमें? 3 मिल जाएंगे। तो किसी ने ये भी दिमाग लगाया होगा तो कि भाई एक तो ए तो 1 है, बी कितने हैं? 3। लेकिन कंट्रीब्यूशन तो 1/2 होता है, तो बी कितना होगा? 3/2। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? A2B3, जब हम इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये भी सही नहीं है, मैंने आपको अभी अभी विजुलाइज करवाया है। पार्टिकल है कहाँ? लेफ्ट वाली फेस सेंटर पे और अपोजिट साइड की मेरे लेफ्ट वाले पे और राइट वाले पे। ध्यान दो बेटा, क्या ये ऑल्टरनेट फेस सेंटर है? नहीं, ये अपोजिट फेस सेंटर है। तो इसका मतलब कभी भी ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट फेस सेंटर वाला सवाल एग्जाम में किसी भी रूप में आए कभी भी सही हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन आएगा नन। तो अब जब मान लीजिए, देखिए ये मैं बता रहा हूँ अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्यों? अगर उसने ये वाला सवाल दे दिया तो ऑप्शन क्या क्या बना के देगा वो? एक देगा AB, दूसरा देगा A2B3, और तीसरा कुछ कुछ देगा, और चौथा क्या देगा? नन। तो आपको बेटा क्या मार्क करके आना है? नन ऑफ द अबव। ऑल्टरनेट फेस सेंटर का कभी भी कोई सवाल सही हो ही नहीं सकता। है ना मजेदार चीज? ठीक है, चलिए अब हम सीखने जाएंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, अब हम एज लेंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे यूनिट सेल की। तो बेटा हमारे पास 3 यूनिट सेल होती है, सिंपल, क्यूबिक, BCC और FCC। तो ठीक है, तीनों मैं यहां पर बना लेता हूं। ठीक है, एक बनाई, दूसरी मैं यहीं साथ साथ लिख रहा हूं, तीसरी, ताकि आपको कंपेयर करते चलो। ठीक है, अब
थोड़ी सी इसको भी खिसका के ना थोड़ा सा कर दें कि हाँ ठीक है, एक एक को नाम दे देते हैं। ये सिंपल क्यूबिक, ये बीसीसी होगी और ये क्या होगी, एफसीसी। अब आपको बेटा ये पता होना चाहिए पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपको पता है पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, सिंपल क्यूबिक में केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। और लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, हम बनाते ज़रूर ऐसा हैं लेकिन ये ऐसे दूर दूर नहीं होंगे। सॉलिड्स में पार्टिकल हमेशा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एज लेंथ ए, ये दूरी ए कितनी होगी इसमें, तो आप बता सकते हो। तो अगर ये कॉर्नर का पार्टिकल इस कॉर्नर के पार्टिकल को टच कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा, कुछ ऐसे ही तो होगा। देखो है ना, एक रैंडम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पार्टिकल को, कि सपोज करो एक पार्टिकल कुछ ऐसा होगा, एक पार्टिकल कुछ ऐसा होगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ आर, ये इस पार्टिकल का रेडियस है और ये सेकेंड पार्टिकल का रेडियस है, और ये दोनों लेंथ मिलके कितनी है, 2r। और यही तो बराबर किसके, ए के, और यही तो निकालना था। तो सिंपल क्यूबिक में ए बराबर कितना हो जाता है बेटा, 2r। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए बराबर कितना, 2r। समझ में आया। आप इसको ट्रेस कर लो ना बिल्कुल बेटा, देखो ध्यान से इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कुछ ऐसे रखा होगा, है ना, और ये सारे एटम्स कॉर्नर पे ऐसे टच कर रहे होंगे। तो ये मैंने शो नहीं किया है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसको मैं अगर आपको 3D व्यू बताऊं तो इसका बता क्या होता है, 3D व्यू कैसा होता है पार्टिकल का। देखिए 3D व्यू कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, ये एक्चुअली टच कैसे करते हैं, ये देखिए, ये 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 और ये ऐसे, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो इसका सेंटर, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। ये अब ये ऐसा, ये बस मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ये और ये ऐसा। तो आप देखो, ये देख रहे हो, ये इसको मैं अगर शेड कर दूँ तो ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। आपको समझ में आ रहा है क्रॉस सेक्शन व्यू पार्टिकल का। ये अलग अलग कलर से करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे एक पार्टिकल होगा ऐसे टच कर रहा होगा, यहाँ पे बोलो बेटा दूसरा पार्टिकल हो जो टच कर रहा होगा ऐसे। ये 3D व्यू में ऐसा दिखता है, ठीक है। तो कोशिश की है बस मैंने आपको समझाने की। तो जब ये दोनों आपस में कॉर्नर के एटम टच कर रहे होंगे तो ये पार्टिकल का रेडियस कितना है, r। सेम पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे तो ये दोनों दूरी कितनी होगी, 2r, और ये बराबर एज लेंथ a के होगा। तो सिंपल क्यूबिक में a बराबर कितना होता है, 2r के। बीसीसी में क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, बीसीसी में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे तो बेटा होते ही होते हैं, कॉर्नर्स पे, और साथ ही साथ कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर पे। तो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बॉडी सेंटर पे जो कॉर्नर का एटम है वो बॉडी सेंटर के एटम को तो टच करता है, लेकिन दो कॉर्नर्स के एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि ये डिस्टेंस कॉर्नर से बॉडी सेंटर का कम है एज कम्पेयर टू ये कॉर्नर के एटम का इस कॉर्नर के एटम से। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस कम होगा वो पहले टच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉर्नर का एटम इसको टच कर रहा होगा और ये बॉडी सेंटर का एटम इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के एटम को टच कर रहा होगा। तो हमें तो एज लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा होगा तो कुछ सीन ऐसा बनेगा बेटा, ये देखो, एक पार्टिकल ये रेडियस r का, एक पार्टिकल ये होगा कुछ ऐसा रेडियस r का, और एक पार्टिकल कुछ ऐसा होगा रेडियस r का। तो ये r, ये आपको विजुलाइज हो पा रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 3D की चीज़ मैं आपको 2D में समझा दूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो बॉडी सेंटर है मतलब पूरा बॉडी डायगोनल है, इसके अलोंग ये लेंथ कितनी है बेटा, बॉडी डायगोनल। तो ये जो कंप्लीट लेंथ है जो मैंने आपको दिखाई ये कितनी है बेटा, a√3। और ये बराबर किसके होगा, तो कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये r डिस्टेंस पर है, ऐसे ये डिस्टेंस भी कितना होगा r, और इन दोनों के बीच में एक कंप्लीट पार्टिकल है यहाँ से यहाँ पूरा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा बेटा,
2r, ट्वाइस ऑफ द रेडियस होगा ना, तो कितना हो गया इज इक्वल टू 4r। देयरफॉर a बराबर कितना हो गया बेटा 4r बाई रूट 3। ठीक, तो BCC में a बराबर क्या होता है 4r बाई रूट 3। ठीक है, FCC में आ जाएं तो FCC में क्या होगा, FCC में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। और यहाँ पर भी मैंने बताया था फेस सेंटर का एटम इसको टच करता है, ये फेस सेंटर का एटम डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के एटम को टच करेगा, लेकिन कोई भी कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को आपस में टच नहीं करेंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल, जो कि कितना होता है ए रूट 2, और ये बराबर, तो इसमें इस पार्टिकल का रेडियस आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ये जो फेस सेंटर पे रखा एटम है इस पार्टिकल का रेडियस आ जाएगा, और ये जो कॉर्नर पे रखा एटम है इस पार्टिकल का रेडियस आ जाएगा। तो इसका r, इसका भी r, और इस पूरे पार्टिकल का कितना 2r, तो ये भी बराबर किसके हो गया 4r के। देयरफॉर a बराबर कितना हो गया 4r बाई रूट 2, और a बराबर 2 रूट 2r, बोलो कह सकते हैं, ये हो गया। ये चीज बिल्कुल बेटा ध्यान रहे, समराइज कर देता हूं आप ही के लिए फिर से एक बार समरी। अब बार बार देखिए मैं कह रहा हूं मैं आपको डेरिवेशन हर चीज का कराऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं आपको डेरिवेशन हर चीज का कराऊंगा, लेकिन एग्जाम में है ना आपको डेरिवेशन नहीं करना बेटा, आपको तो रिजल्ट याद होने चाहिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए बताइए क्या होगा, a बराबर 2r, BCC में a बराबर 4r बाई रूट 3, और FCC में a बराबर 2 रूट 2r। ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक, और कोई विकल्प इसका नहीं है। ठीक है, ये समरी टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। क्लियर, बढ़े आगे अब हम, चलिए अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो बेटा सिंपल क्यूबिक हो, BCC हो या FCC हो, है तो एक क्यूबिक यूनिट सेल ही, और एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बोलो ए क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम तो ए क्यूब होता है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी अभी जस्ट आपने सीखा सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ए बराबर कितना होता है 2r, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ SCC कितना होगा, भाई ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब, और ए बराबर कितना होता है 2r के, तो कितना हो जाएगा 2r का क्यूब, डेट इज कितना 8r क्यूब। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 8r क्यूब। ऐसे क्या आप मेरे को BCC का कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना होगा BCC का, तो वॉल्यूम तो बेटा इसका भी ए क्यूब रहेगा, लेकिन BCC का वॉल्यूम अभी हमने निकालना सीखा था 4r बाई रूट 3 था, तो 4r बाई रूट 3 का होल क्यूब, तो बेटा 4 का क्यूब कितना होता है 64 r क्यूब अपॉन रूट 3 का क्यूब, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो कितना हो जाएगा 64 r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। और इसी तरीके से हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं FCC का, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो अभी भी ए क्यूब है, FCC का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो FCC के लिए ए बराबर कितना था 2 रूट 2r, इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और रूट 2 का, तो रूट 2 इंटू रूट 2, और 8 पहले से ही था तो 8 2 सा कितना हो गया 16, एक रूट बचा 16 रूट 2r क्यूब। ठीक, तो ये हमारा आंसर। तो ये जो चीज आई बेटा ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, ये भी डेटा आपको याद ही होना है। ठीक है, मैं इसको अलग से इसलिए मेंशन कर रहा हूं डब्बा बना बना के, ताकि आपको ये चीज याद रहे। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सर ये हम क्यों निकाल रहे हैं, तो ये अभी आपको
10 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी मेरे साथ बियर कीजिए, निकालने की कोशिश तो कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक, हम अब किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट सेल का वॉल्यूम नहीं निकालना। इस सिंपल क्यूबिक सेल में जो एटम्स हैं इनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो कैसे निकालते हो। तो आपको पता है जो एटम्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, बोलो, स्फीयर। और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये एक एटम का वॉल्यूम होता है। तो एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम जितने होंगे उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पहले ये मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, z कितना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, 1 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये दे देगा क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। तो बेटा z की वैल्यू 1 ही होती है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, 4/3 पाई आर क्यूब। वही आप मुझे बीसीसी में बता सकते हो एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, जेड इफेक्टिव कितना होता है बीसीसी का, 2। एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का 8/3 पाई आर क्यूब, बोलो ठीक है। और एफसीसी में एटम्स का वॉल्यूम कितना होता है, तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, एक कॉर्नर्स पे और 4, 3 फेस सेंटर पे, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, डेट इज कितना हो गया बेटा, 16/3 पाई आर क्यूब, बोलो हो गया। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसको भी चाहो तो आप, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं बेटा, याद कर लो तो अच्छा है, वरना आप खुद देख रहे हो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको डिराइव करने में। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्यों बताई, एटम्स का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, यूनिट सेल का, क्योंकि अब बेटा जो हम एक चीज़ निकालने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या निकालने जा रहे हैं हम, पैकिंग एफिशिएंसी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, ईटा से। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंटेज पार्टिकल एक यूनिट सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। भाई किसी चीज़ की भी एफिशिएंसी क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं आपके काम करने की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो भाई आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी है उसका कितना परसेंट आपने यूजफुल वर्क में कर लिया। भाई आपके पास 4-6 घंटे थे टोटल, सपोज आपके पास 10 घंटे थे टोटल, ठीक है, आपने इसमें से केवल 2 घंटे ही पढ़ाई करी, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2/10। 2/10 इज नथिंग बट 1/5, परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 20%। आपके पास 10 घंटे थे, आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 40%। बस ऐसे ही होता है। तो अगर किसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि उस यूनिट सेल का टोटल स्पेस, मतलब उस यूनिट सेल का जो टोटल स्पेस है कितना ऑक्यूपाइड है पार्टिकल से, वो उस यूनिट सेल की क्या कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। इन शॉर्ट कितने परसेंटेज स्पेस यूनिट सेल का पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा है वो कहलाएगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ईटा। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पैकिंग एफिशिएंसी पूछते हैं, कभी कभी पैकिंग फ्रैक्शन पूछते हैं। तो फ्रैक्शन हमेशा किस में आता है, डेसिमल में। तो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो सकता है, 1, मतलब एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, 100%। तो ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन पूछा है कि पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है, क्योंकि नेट में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस होता है हमारे पास, लेकिन अगर गेट में एनईटी टाइप का सवाल आया तो वहाँ फंस जाओगे। तो देख के करना बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो पहले डिफाइन करते हैं बेटा। देखो पैकिंग एफिशिएंसी ईटा होती है, क्या बोला मैंने, कितना परसेंटेज स्पेस यूनिट सेल का ऑक्यूपाइड है पार्टिकल से। तो ये कैसे निकलेगा, तो भाई कितना स्पेस यूनिट सेल का है ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम से। तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उसका कितना परसेंटेज पार्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो द टोटल स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट विल बी गिव यू पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम ऑफ द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा परसेंटेज में आ जाएगा। अब बस अब आपको क्या करना है,
पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ एटम्स पहले ही करा दिया है, तीनों यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना भी सिखा दिया तीनों यूनिट सेल का। अब समझ में आया कि मैंने क्यों किया, ये मास्टर स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक से क्या था, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिया। क्या होता हम इसमें अलग अलग एटम्स का अलग अलग निकालते तो थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो जाता। अब आप फटाक से है ना जल्दी से निकाल लोगे। तो हमारे पास 3 यूनिट सेल हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, तो इसकी एफिशिएंसी बेटा क्या होगी, तो ईटा बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, एटम का वॉल्यूम, ये देखिए एटम का वॉल्यूम मैंने यहाँ निकालना आपको सिखाया है, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है सिंपल क्यूबिक में, ये देखिए यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 8r क्यूब। तो बस इसको मैं यहाँ रखूँगा 8r क्यूब। तो देखो बेटा क्या होगा, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा बेटा π/6। अच्छा कभी कभी एक बार एग्जाम में है ना ऐसे भी पूछ लिया था, नेट में आया था, मेरे को ईयर याद नहीं है, कि उसने सीधे सीधे पूछ लिया था व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन में ऐसे ही था π/6 π/2 π/3। तो पाई के रेस्पेक्ट में भी आप इसको ध्यान रखना, कितनी होती है बेटा π/6। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 × 6, करिए कितना आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 0.52 और कितना परसेंट 52%। क्लियर है। इसी तरीके से बीसीसी, अब देखिए कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। तो बीसीसी में एटम्स का वॉल्यूम कितना होता है, ये रहा आपके सामने, ये रहा एटम्स का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 64 आर क्यूब अपॉन 3√3। तो 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। सॉल्व कीजिए बेटा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है। तो 8 से 8 कट जाएगा, अच्छा ये 3 से ये 3 कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, अच्छा ये आर क्यूब से ये आर क्यूब भी कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा π√3/, और नीचे क्या बचा केवल 8, π√3/8। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 0.68, कैलकुलेट करके देख लेना, और 68%। ठीक है, तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 68%। और लास्ट बचा हमारा कौन सी यूनिट सेल, एफसीसी। तो एफसीसी में वॉल्यूम ऑफ द एटम्स क्या होता है 16/3 पाई आर क्यूब, 16/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है 16√2 आर क्यूब। आसान हो गया, देखो कितना आसान हो गया, 16√2 आर क्यूब। देखो आसान है, 16 से 16 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा बेटा पाई ऊपर बचा और नीचे क्या बचा 3√2। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 0.74, और परसेंटेज में बात करें तो 74%। क्लियर है ये। तो ये है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये वाला आपका जून 2012 में पूछा गया सवाल है कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, शायद π/6 पूछा था या परसेंटेज में पूछा था। और यही आपका जून 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 5 साल बाद इसी क्वेश्चन को इन्होंने इस तरीके से घुमा के पूछा था। और ये वाला एफसीसी की ये 2 बार आ चुका है, एक बार दिसंबर 2018 में तो आ ही चुका है, और शायद जून 2018 में भी आया है, या 17 में आया है कि 18 में आया है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 2 बार ये आया है आपका। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपको गोला भरना था और 2 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ डिराइव नहीं करना था। समझ में आया आपको। चलिए, तो अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक डिब्बा बना लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को भी। ठीक है, तो एससीसी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 52%, बीसीसी की कितनी है 68%, और एफसीसी की कितनी है 74%। ठीक, जितना कलरफुल बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद है। ठीक है, तो ये आप देखो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की 52%, बीसीसी की 0.68 या 68% और एफसीसी की 74%।
4%। ठीक, चलिए अब अगली चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि हम क्या पढ़ने जाएंगे, क्या हम करेंगे वहाँ पे डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम नियरेस्ट नेबर के नाम से भी जानते हैं। नियरेस्ट नेबर मतलब बगल वाला पड़ोसी, जो आपका पड़ोसी, उसे हम नियरेस्ट नेबर कहते हैं। ये कैलकुलेट करना सीखेंगे इन तीनों यूनिट सेल में। तो जनरली कोऑर्डिनेशन का नंबर ही होता है नियरेस्ट नेबर है, इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो लेकिन आप कल की क्लास में बेटा आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, बहुत मजा आएगा। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो लेक्चर शुरू से अंत तक देखना, आपको अल्टीमेट मजा आएगा। आपको एक्चुअली फील आएगा कि आप बेसिक से है ना बिल्कुल कहाँ जा रहे हो एडवांस तक, और इतना मजा आएगा आपको कि आप, मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही उसे देख लेना। क्यों, हम देखो एग्जाम की बात छोड़ो, एग्जाम में क्या होगा आपसे, एसएससी बीसीसी और एफसीसी का क्या पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर। ठीक है, कभी कभी एक स्टेप और ऊपर पहुंच जाता है, वो पूछता है सेकंड नियरेस्ट नेबर बताओ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसकी पूरा खोल देते हैं, धागा खोल देते हैं। कैसे, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, पूरा धागा खोल देंगे। और आप बोलोगे सर फिर याद कैसे, याद तो कुछ करना ही नहीं है ना, गारंटी तो मेरी है, याद नहीं करना कुछ आपको तरीका ऐसा बताने वाला हूं मैं कि चाहे कोई सी भी यूनिट सेल हो, चाहे कोई सा भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो, चाहे कोई सा भी नियरेस्ट नेबर हो, हार्डली 1 मिनट के अंदर आप बता दोगे। क्यों, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है। मजा आएगा कल की क्लास में, इंतजार कीजिए कल की क्लास का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।